बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ रिस्क। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने इस सब्जेक्ट में जो फर्स्ट वीक का हमारा फोकस होगा, वी विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट्स। तो आज हमारा जो फर्स्ट वीक का सेकंड लेक्चर है, इस पे हमारा फोकस होगा कि रिस्क क्या है और रिस्क और रिटर्न का क्या रिलेशनशिप है, रिस्क के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम इसकी मेजरमेंट को देखेंगे और मेजरमेंट के साथ साथ हम वो बीटा को देखेंगे कि बीटा की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ये कुछ आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो रिस्क की अगर बात करें तो दैट इज़ अबाउट the chances of difference between the expected and actual outcome। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं प्रॉफिट जनरेट करूँगा, दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन। अब हकीकत में क्या होता है, वो मुझे प्रॉफिट मिल भी सकते हैं, मेरे लॉसेस भी हो सकते हैं और मैं ब्रेक इवन पे भी जा सकता हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगेन देर इज़ अ चांस कि मैं जो सोच रहा हूँ हो सकता है वैसा ना हो, तो इसे रिस्क कहते हैं। तो रिस्क को डिफरेंट अंदाज से डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेटा अगर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर जो कुछ हम सोचते हैं वही हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में से रिस्क ख़त्म हो जाए। जो हम डिज़ायर करें और जो एक्चुअल में हो जाए, फिर रिस्क जो है वो हमारे लिटरेचर में से हम उसको रिमूव कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। रिस्क को हम लिटरेचर से रिमूव नहीं कर सकते और ऐसा हो भी नहीं सकता कि जो मैं सोचूं और हकीकत में वैसा हो जाए। अगेन दैट इज़ अबाउट रिस्क को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ वॉलेटिलिटी इन द अकरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड इंसिडेंट इज कॉल्ड रिस्क। हायर द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ग्रेटर इज द रिस्क। तो जितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी, रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ रिस्क कि भाई रिस्क आता कैसे है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर रिस्क कहाँ से आता है। तो इनमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखी हुई हैं, रॉन्ग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रॉन्ग टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, wrong quality of investment, interest rate risk, maturity period of or length of investment, terms of lending, national and international factors, and natural calamities। रॉन्ग मेथड या रॉन्ग क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है? बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली जो हमने तीन एलिमेंट्स पढ़े थे, टाइम, कैपिटल एंड एक्सपेक्टेशंस। तो जो कैपिटल की बात करते हैं, सरमाया या कैपिटल दो हिस्सों से आता है, या वो हमारे अपने पैसे हो सकते हैं या दैट माइट बी अ बारोड फंड्स, या वो लोन हो सकता है। अब इन दोनों का जो मिक्स होता है ना, ये बड़ा ऑप्टिमल होना चाहिए, क्योंकि दोनों सोर्सेज की कॉस्ट होती है। इक्विटी की अलग से कॉस्ट होती है, डेट आपको कभी भी फ्री में नहीं मिलता, उसकी अलग से कॉस्ट होती है। तो अगर हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन ना करें, बेटा इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, डेट और इक्विटी के रिलेशनशिप को। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, 70 रुपये मेरे अपने हैं, 30 रुपये मैंने लोन लिया हुआ है, तो मेरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट इज 70-30। अगर आप इसको ऑप्टिमम नहीं रखते तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर या मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन है डेट का, मैंने लोन लिया हुआ है। तो डेट की कॉस्ट होती है जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। बेटा उस इंटरेस्ट को वापस भी करना होता है। आपने एक्सपेक्ट किया कि पैसे लगा देते हैं कारोबार में, कारोबार कमा के देगा तो हम इंटरेस्ट वापस करते रहेंगे, और अगर कोरोना आ जाए तो फिर आपका कारोबार बंद हो जाए तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसके अलावा रॉन्ग टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अब स्टॉक मार्केट की अगर बात करें
तो बेटा स्टॉक मार्केट में ट्रेंड चल रहे होते हैं, ट्रेंड। अगर सिक्योरिटी प्राइसेस इंक्रीज कर रही हो तो हम कहते हैं दैट इज बुलिश ट्रेंड, और अगर सिक्योरिटी प्राइसेस गिर रही हो तो हम उसको कहते हैं जी बेरिश ट्रेंड है। अब ये टर्म कहाँ से निकली है, बुल एंड बियर मार्केट? आपने कभी बुल को देखा है? बुल अपना जो शिकार होता है ना उसको सींगों से ऊपर की तरफ उठाता है जब उसको टक्कर मारता है या हिट करता है। तो इसी इसी टर्म को यहाँ से लिया गया है कि जब स्टॉक प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं तो दैट इज अ बुल मार्केट। और जो बियरिश ट्रेंड है, कभी आपने बियर देखा है? रीच देखा होगा डेफिनेटली। तो और उसको वो अपने शिकार को पंजा मार के नीचे जमीन की तरफ गिराता है। तो ये टर्म वहां से निकली है, दैट इज अ बियरिश ट्रेंड। अगर सिक्योरिटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में इस तरह का ट्रेंड है कि प्राइसेस नीचे की तरफ गिर रही हैं तो उसे बियरिश ट्रेंड कहते हैं। तो होपफुली आपको ये बुल एंड बियर मार्केट का कॉन्सेप्ट अब याद रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग करते क्या है, इन्वेस्टर वेट कर रहा होता है एक अप्रोप्रिएट टाइम में कि हमें एक ऐसा स्टॉक मिले, ऐसा शेयर मिले दैट इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड क्या होता है जी? एक शेयर अगर 150 रुपये का है और वो हमारे नज़दीक एक्चुअली वो 200 का होना चाहिए। मैं एक बड़ी रफ लूज एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना वैसे डिफरेंस होता नहीं है। हमारे नज़दीक वो 200 का होना चाहिए लेकिन वो इस वक्त मार्केट में 150 रुपये पे ट्रेड हो रहा है वो 200 का अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस। तो वो अंडर एस्टिमेट हुआ है। अब अंडर एस्टिमेट स्टॉक को लोग उठा लेते हैं और फिर जब वो कुछ अरसे बाद प्राइसेस मार्केट में एडजस्ट होती हैं तो वो जब ऊपर चला जाता है तो फिर उसको सेल कर दिया जाता है और दरम्यान में तो जो आप गेन करते हैं दैट इज योर प्रॉफिट, या जिसको आप टेक्निकली कैपिटल गेन भी कहते हैं। अब रॉन्ग टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? जब मार्केट बूम पे थी मैंने स्टॉक परचेज कर लिया, उसके बाद फौरन मार्केट में डिक्लाइन आ गया, प्राइसेस नीचे चली गई। मेरी जो इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग थी दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज अ रॉन्ग टाइमिंग। बेटर ये था कि स्टॉक प्राइसेस जब गिरी हो, मार्केट में डिक्लाइन हो, तो आप उस जगह पे आके स्टॉक को खरीदें ताकि फ्यूचर में अगर ये अपवर्ड ट्रेंड आए तो उसके बाद आप उसमें से कुछ कैपिटल गेन हासिल कर सकें। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, गलत टाइमिंग अगर डिसाइड हो जाए तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क की अगर बात करें तो ये रिसेंटली बैंक्स के इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो गए हैं। नेशनल सेविंग के जो है वो इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं। लेट्स सपोज यू आर एन इन्वेस्टर और आपने नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट्स लिए हुए और उसकी जो परसेंटेज थी वो 10 पॉइंट समथिंग थी। गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने उसके रेट गिरा दिए और अब वो 8 या 7% पे आ गई है। आपका रिस्क बढ़ गया ना। अब तो आपको कम पैसे मिलेंगे अगर आपका फ्लोटिंग रेट पे चल रहा है। दो रेट होते हैं ना, फिक्स रेट होता है, फ्लोटिंग रेट होता है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की वेरिएशन से भी आपके फंड्स मुतासर होते हैं, इसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स की, बेटा आप ना स्टीफन पी रॉबिन की बुक पढ़िएगा मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन। उसने ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को बड़ा अच्छा डिफाइन किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स को वो इन्वायरमेंट कहता है, ठीक है। और वो इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस की इंटरनल इन्वायरमेंट, उसके डिसीजन, उसके रिस्क को बढ़ा देते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? दैट कैन बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इसको जो है ना PESTL से डिनोट करता है। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये बिजनेस के रिस्क को बढ़ाते हैं।
और नेचुरल कैलामिटीज़, इसमें डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। डिज़ास्टर्स भी आपके रिस्क को, आपकी इन्वेस्टमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क पे। तो कल हम लोगों ने सिर्फ सिंपल बात की थी कि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क किसको कहते हैं। आज हम इसकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे कि इसकी कौन कौन सी मज़ीद फर्दर टाइप्स हैं। तो पहले बात करते हैं सिस्टमेटिक रिस्क की। द सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमने हर हाल में इसको फेस करना होता है, हम इसको मैनेज भी नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, पूरी इकानमी जो है वो कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होती। दैट इज़ द रिस्क रिलेटेड टू इकानमी। क्या आप इकानमी को कंट्रोल कर सकते हैं बीइंग एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर? कभी भी नहीं। तो ये सिस्टमेटिक रिस्क कैसा रिस्क है जिसको आप डाइवर्सिफाई करके या जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं होता ये। अच्छा, इसकी फर्दर 3 टाइप्स है बेटा, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड परचेजिंग पावर रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या है? जब मार्केट रिस्क की बात आती है ना, तो हम प्राइसेस की बात करते हैं। मार्केट चल रही होती है बेटा डिमांड एंड सप्लाई से, और जो डिमांड एंड सप्लाई की इंटरेक्शन से क्या बनता है? प्राइस बनती है, इक्विलिब्रियम सेट होता है। तो वो जो प्राइस है उसमें वेरिएशन आने के चांसेस को मार्केट रिस्क कहते हैं। सेकंड वन इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। अभी इसकी बात कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट एक सिस्टमैटिक रिस्क है। दिस इज सेटल्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू सेंट्रल बैंक। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं रख सकते। इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और गवर्नमेंट का जो है ना वो मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू, या आप कह सकते हैं सेंट्रल बैंक के थ्रू, ये रेट जो है वो कम या ज़्यादा किए जाते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होती। थर्ड वन इज परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर की बात आती है तो हम इन्फ्लेशन का जो है ना, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन क्या कभी आपके कंट्रोल में हुई है? बीइंग एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप कभी भी इन्फ्लेशन को खुद से डिराइव नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो परचेजिंग पावर का, लोगों की परचेजिंग पावर का बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है, बिजनेस के रिस्क क्या के साथ क्या रिलेशन है? तो बेटा अल्टीमेटली बिजनेस ने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को जो लॉन्च करना होता है या सेल करना होता है, वो कस्टमर्स को सेल करना होता है। और अगर कस्टमर की परचेजिंग पावर ही मुतासर हो जाए ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो आपकी सेल्स इफेक्ट होती है। तो आपका रिस्क जो है, जिसको आप सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, ये डिफरेंट तरीक़ों से बढ़ता है, जिसमें जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं: मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड परचेजिंग पावर रिस्क। और ये तीनों आपके कंट्रोल में नहीं होती, यू हैव टू फेस इट। सेकेंड वन इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क की भी फर्दर टाइप्स है। बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क है। अब बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं? बेटा बिजनेस प्रॉफिट की इंटेंशन से शुरू किया जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने शुरू तो किया प्रॉफिट की इंटेंशन से, लेकिन वो लॉसेस में जा सकता है। देयर इज अ चांस ना, वो तो रहता है हर बिजनेस में। तो इसको बिजनेस रिस्क कहते हैं। आपकी डिजायर्ड जो स्टेट थी, जो आपने सोचा हुआ था कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लेकिन हकीकत में हुआ क्या? एक्चुअली लॉस हो गया। देयर इज अ चांस। बिजनेस रिस्क आपके कंट्रोल में होता है। कैसे? फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पास 1 मिलियन था, मैंने 1 मिलियन से एक मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया, बड़ा छोटा सा मेडिकल स्टोर ओपन किया, और अब मुझे लग रहा है नहीं जी ये रिस्क है इसमें, मैं इसको प्रॉफिट में नहीं ले जा पाऊंगा, लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसको सेल आउट कर दूं। 1 मिलियन का ना सही, कम का सेल हो जाए, लेकिन मेरे कंट्रोल में है, वो पैसे वहां से मैं निकालूं
और मैं किसी और कारोबार में लगा दूँ। डाइवर्सिफिकेशन, किसी और कारोबार में शिफ्ट करके मैं दोबारा से एक बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में होता है। फाइनेंशियल रिस्क, ये फाइनेंशियल रिस्क क्या है? ये बेटा आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है। आप कितना लोन ले रहे हो, ये भी आप पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप डेट बढ़ाते जाओगे कारोबार में, उतना ज़्यादा आपका, या इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जितना ज़्यादा डेट का पोर्शन होगा, उतना ज़्यादा बेटा रिस्क होगा। तो ये अप टू सम एक्सटेंड ये आपके कंट्रोल में होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क। अब ये डिफॉल्ट क्रेडिट है। अब इन दोनों को, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा भी किया जा सकता है, फाइनेंशियल रिस्क एंड डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है। फाइनेंशियल रिस्क ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने आपने जिन लोगों को पैसे दिए हुए हैं, हो सकता है पैसे वापस ना आए। जो क्रेडिट सेल्स की हुई हैं, हो सकता है वो कैश में रियलाइज ना हो, लोग पैसे वापस ना करें। दैट इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क ये है कि आपने जिन लोगों से पैसे लिए हुए, हो सकता है आप वो पैसे वापस ना कर पाए। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क। तो ये तीन टाइप्स हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क की, ठीक है, जिसको आप जो आपके कंट्रोल में होते हैं, आप डाइवर्सिफाई करके इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई भी कर लो, आप आपने रहना तो उसी इकानमी में है, वो मार्केट रिस्क स्टिल वही होगा, इंटरेस्ट रेट भी उसी इकानमी में चल रहे होंगे, लोग भी वही होंगे जिनकी परचेजिंग पावर इफेक्ट हो गई है। तो ये आप मैनेज इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अनसिस्टमेटिक रिस्क आपके कंट्रोल में होता है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। ये सारी बेटा एक्सप्लेनेशन इसी की है जो मैंने आपको सारा समझा दिया है। इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं इस डायग्राम की। रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। एक्स एक्सिस पे डिग्री ऑफ रिस्क लिया गया, वाई एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न है। बेटा एक मिनट के लिए इसको देखिएगा, कि ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर जो ये वाला पॉइंट है, इसमें आपको ये रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन यू आर नॉट टेकिंग रिस्क। जीरो लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर जो आपको रिटर्न मिल रहा है, इसको कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। और ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। नंबर एक, आप बैंक में पैसे फिक्स डिपॉजिट करा दो, वो आपको रिस्क पता किसके साथ रिलेट करता है? रिस्क इज अबाउट अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर मैं एक बैंक में पैसा रखवा देता हूँ, तो आई एम क्वाइट श्योर कि मुझे फंड्स वापस कब मिलेंगे, मेरा रिटर्न का रेट क्या होगा, और बैंक भी कहीं नहीं जाने लगा। ये सारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होते हैं। तो ये 99.99% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। नंबर एक, आप बैंक में पैसा रखवा दो फिक्स डिपॉजिट। नंबर दो, आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज कर लो, तो गवर्नमेंट भी कहीं नहीं जा रही। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा जी पीटीआई की गवर्नमेंट चली जाएगी तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा। नहीं बेटा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहीं पे है। आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्टिफिकेट्स परचेज किए हुए हैं, तो यहाँ सिक्योरिटीज़ परचेज की हुई हैं। अब गवर्नमेंट टर्न ओवर अगर चल रहा है, अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो आपको उससे कोई आप इफेक्ट नहीं होते, गवर्नमेंट के इदारे वहीं पे हैं। अच्छा, अगेन 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 वापस आते हैं, दो तरह की इन्वेस्टमेंट है जो रिस्क फ्री है, और ये उन्हीं दो का पॉइंट है कि अगर आप बैंक में पैसे रखवा देते हैं, या पैसा आप जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज कर लेते हैं, तो ये दो इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर रिस्क फ्री। यहाँ पे जीरो लेवल ऑफ रिस्क है, बट रिटर्न इज देयर। अब आप थोड़ा सा भी रिस्क लेना शुरू करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, तो आप ये देखिएगा, जो जो आप रिटर्न रिस्क बढ़ा रहे हैं, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ रहा है। अभी देखते हैं यहाँ से, ये वाला पॉइंट देखिएगा। इस पॉइंट पे
आप लोगों का जो डिग्री ऑफ रिस्क है दैट इज, और ये इसके ऊपर जो आपने रिटर्न डिमांड करना है वो ये। अब हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा रिस्क लेते जा रहे हैं, तो आपका इस पॉइंट पे रिस्क भी ये देखिए आप बढ़ रहा है, और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो भी इस पे पहले से ज़्यादा बढ़ गया। अगेन इसको हम कहते हैं मार्केट लाइन। इस मार्केट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आपको रिस्क एंड रिटर्न का एक रिलेशनशिप मिलेगा। मैं अगर इस पॉइंट पे आता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो इस पे आप अगर इतना रिस्क ले रहे हैं तो यू विल एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ना, एक्चुअल नहीं है, यू विल एक्सपेक्ट ये इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे अगर आप इतना रिस्क ले लेते हैं तो। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे बेटा कुछ इन्वेस्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। ये मॉर्टगेज लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। अच्छा, ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज आर ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो इसके बाद आ रहे हैं दैट इज अबाउट इक्विटी, इसको हम डी लिख देते हैं, दैट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, और ये जो है आपकी इक्विटी है। अब इक्विटी और डेट में जो रिलेशनशिप है, डेट कंपैरेटिवली इसमें आपको रिटर्न भी कम मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर इस डेट की बात करें तो आपको इतना रिटर्न मिल रहा है और आप इतना रिस्क ले रहे हैं। और अगर आप इक्विटी की बात करें तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, इक्विटी में आप इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं और आप रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये आपका रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ से हमें सीखना ये है कि वाई वी डिमांड मोर रिटर्न इन एन इक्विटी, डेट में हम रिटर्न ज़्यादा डिमांड क्यों नहीं करते। आंसर इज, बेटा डेट जो होता है ना, अगर हमको डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर रिटर्न हमें फिक्स होता है। हमें पहले से ही पता होता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीदूँ, 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीद लूँ, तो मुझे उसके ऊपर 10, 11, 12, 13 जितनी भी परसेंटेज है जो डिसाइड होगी वो मुझे फिक्स मिलनी है। और अगर मैं चीज़ें फिक्स कर लेता हूँ तो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जब लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी कम होती है तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है। तो अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं तो आपका रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक में अनसर्टेनिटी का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। वो कैसे ज़्यादा होता है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको स्टॉक के ऊपर जो डिविडेंड मिलना है वो कितना मिलना है, मिलना भी है या नहीं मिलेगा। हो सकता है प्रॉफिट ही ना हो। डिविडेंड कहते हैं कि जब कंपनी एक मुनाफा कमाती है ना, और अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो उस प्रॉफिट में से आपको कुछ हिस्सा मिलता है, डिवाइड जब किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो अगर कंपनी प्रॉफिट ही ना करे तो आपको डिविडेंड भी नहीं मिलता। तो इसमें लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड किया जाता है। इस पूरी डायग्राम से हमने ये सीखा कि रिस्क एंड रिटर्न का जो रिलेशनशिप है, डेट इंस्ट्रूमेंट में कंपैरेटिवली डेट इंस्ट्रूमेंट होल्डर जो है वो कम रिस्क लेता है और कम रिटर्न डिमांड करता है। और इक्विटी जो है, अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज किया हुआ है, जैसे स्टॉक परचेज किया हुआ है या शेयर खरीदा हुआ है, तो यू विल बी, आप लोग थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहे होंगे। तो डेफिनेटली जब आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड करेंगे। बेटा दैट वाज द रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। अब टूल फॉर मेजरिंग द रिस्क, रिस्क को मैयर कैसे किया जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा। यू बेटर नो बिकॉज आपका स्टैट्स का बैकग्राउंड है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं? तो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी स्टॉक प्राइसेस का हम रिस्क निकाल सकते हैं। बीटा, बीटा से भी रिस्क निकल आता है। ये कोफिशिएंट है,
और ये जो रिस्क जो है इस बीटा इज द मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। एक होता है अनसिस्टमैटिक, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करने के लिए बीटा यूज किया जाता है। अब हम इस अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जी बीटा की वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करती हैं। बीटा की वैल्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एग्जैक्टली एक के बराबर भी हो सकती है, और एक से कम भी हो सकती है। 1 इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। अब देखिएगा, फॉर इंस्टेंस अगर पूरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 2% चेंजेस आ रही हैं, पूरी मार्केट के स्टॉक प्राइसेस 2% जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, डाउनफॉल आया है पूरी मार्केट में, और आपकी कंपैरेटिवली, इसको मैं कह देता हूँ एम, पूरी मार्केट में 2% डाउनफॉल आया है, लेकिन उसका इफेक्ट जो आपकी फर्म पे, आपकी कंपनी पे है, इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। आपकी फर्म के जो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, चलें आपकी इन्वेस्टमेंट या आपने जो पोर्टफोलियो मेंटेन की हुई है, बंडल ऑफ स्टॉक्स है आपके पास डिफरेंट कंपनीज के, उस पूरी पोर्टफोलियो का जो एवरेज रिटर्न है उसमें 1% कमी आई है। तो इसका ये मतलब है कि आपका स्टॉक या आपकी पोर्टफोलियो कम सेंसिटिव है, ये मार्केट में ज़्यादा चेंज आने से आपके स्टॉक पे या आपकी पोर्टफोलियो पे उतनी तब्दीली नहीं आ रही। तो जनरली लूज वर्डिंग में अगर बात करूं तो बीटा जो निकाला जाता है, दैट इज अबाउट चेंज इन कंपनीज स्टॉक रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन दिस रिटर्न्स ऑफ होल मार्केट। तो कंपनीज रिटर्न कितने थे? 1%। होल मार्केट का रिटर्न कितना था जो डिक्लाइन आया है? दैट इज 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो बेटा बीटा अगर एक से कम है तो रिस्क कम है। मार्केट में अगर 10% चेंज आ जाए तो आपके स्टॉक पे या आपने जितने भी स्टॉक खरीदे हुए हैं उनमें उनके एवरेज रिटर्न में 10% से कम चेंज आएगी, तो रिस्क कम है। आपका स्टॉक या आपका पोर्टफोलियो कम सेंसिटिव है, ये कम रिस्पॉन्ड करता है मार्केट के चेंज को। इसके बरक्स अगर आपके स्टॉक में भी 2% चेंजेस आ रही हैं, ओवरऑल मार्केट में भी 2% चेंजेस आ रही हैं, तो बीटा विल इक्वल टू 1। बीटा एक के बराबर होगा, तो आपका रिस्क जो है बेटा वो दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है जितनी वेरिएशन मार्केट में आ रही है ओवरऑल, उतनी ही आपके स्टॉक में या आपकी पोर्टफोलियो में आ रही है। नंबर 3, तीसरी ऑप्शन, आपकी पोर्टफोलियो या आपके स्टॉक में 3% चेंजेस आ रही हैं, लेकिन मार्केट में जो है ओवरऑल 2% चेंजेस आ रही है। इसका मतलब आपने अपने पोर्टफोलियो में कोई रिस्कियर स्टॉक डाला हुआ है जिसने आपकी रिटर्न को ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, तो आपका आंसर आएगा 1.5। तो अगेन बीटा अगर एक से ज़्यादा चला जाए तो रिस्क ज़्यादा होता है। तो बीटा इज़ द मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। तो होपफुली ये सारी चीज़ें बेटा जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ये बड़ी फाउंडेशन लेवल पे चीज़ें हैं, और हम लोगों ने इनको जो है मज़ीद अब आगे डिटेल में लेके जाना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशंस की बात करेंगे, डेरिवेटिव मार्केट्स की बात करेंगे, डेरिवेटिव्स की टाइप्स कितनी होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो हमारा दूसरा पोर्शन होगा, मज़ीद जब आगे हम चलेंगे तो हम स्टॉक्स की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट में कुछ मॉडल्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं, हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो होपफुली दिस विल बी अ गुड एंड इंटरेक्टिव सेशन। अगेन आप लोग बेटा इसको देखिएगा, और जितनी भी क्वेरीज होंगी वो हम इसके बाद जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू।